एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे बेल्जियम और श्रीलंका का जो एथनिक ग्रुप है उसके बारे में। तो उसमें हम लोग पढ़े कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका में अलग अलग लोगों के ग्रुप रहने से उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम ने ऐसा कौन सा मेथड निकाला जिसमें कि उनके एथनिक ग्रुप के बीच में जो टेंशन था वो सॉल्व हो गया। तो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1970 से लेकर 1993 के बीच में उसको 4 बार एमेंड किया गया था। एमेंड का मतलब होता है उसको बदलना, चेंज करना। तो उसको 4 बार इसलिए एमेंड किया गया ताकि दोनों कम्युनिटी जो लोग हैं वो शांति से रह सके एक दूसरे के साथ, या फिर उनको एक दूसरे को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलना पड़ा। और जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो अरेंजमेंट हुए थे वो कुछ इस तरह से है। तो फर्स्ट में आता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें दोनों लैंग्वेज में से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। मतलब अगर जो बेल्जियम को पूरे कंट्री के हिसाब से लेंगे और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा तो उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उस गवर्नमेंट में वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में दोनों में से इक्वल नंबर रहेंगे। उसके बाद सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। तो कुछ भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे स्पेशल लॉज है जिसको कोई सपोर्ट करने के लिए दोनों ग्रुप का मेजोरिटी चाहिए होगा। मतलब सपोज कुछ एक नया लॉ बनाना होगा, कुछ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया गया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए दोनों कम्युनिटी से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स का मेजोरिटी चाहिए होगा। ठीक है, वो इसलिए किया गया है ताकि कोई भी एक ग्रुप मेजोरिटी के दम पे उसको ना बदल सके। ठीक है, तो इसलिए दोनों ग्रुप का मेजोरिटी होना ज़रूरी है। कोई भी एक स्पेशल लॉ को क्रिएट करने के लिए दोनों लैंग्वेज के मिनिस्टर्स के मेजोरिटी होना ज़रूरी है। देन सेकेंड में आता है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कुछ पावर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, जो कि 2 रीजन्स में आता है, वॉलोनिया रीजन्स और फ्लेमिश रीजन। दोनों ही स्टेट में अलग अलग पावर्स दिए गए ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ना रहे या फिर उसके सबऑर्डिनेट ना रहे। थर्ड में आता है ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया जिसमें कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे भी दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखा गया है। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, फिर से क्लियर कर रही हूँ। एक गवर्नमेंट रहा सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स इक्वल रहे, और एक गवर्नमेंट बना ब्रुसेल्स में जो कि कैपिटल में, तो वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहे डच कम्युनिटी से और फ्रेंच कम्युनिटी से। ताकि ये इसलिए रखा गया ताकि दोनों के बीच में कोई टेंशन्स ना हो या फिर कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। तो देखो यहाँ पे जो डच लैंग्वेज है वो बेल्जियम में मेजोरिटी है और ब्रुसेल में माइनॉरिटी। वहीं जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बेल्जियम में माइनॉरिटी है, वहीं ब्रुसेल्स में मेजोरिटी। तो यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जो डच स्पीकिंग वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्टेड किए, वहीं जो फ्रेंच पीपल है वो ब्रुसेल्स गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्टेड किए थे। ठीक है, एक्सेप्ट किए थे। देखो इनके इसी मॉडल से बहुत कुछ सॉल्व हो गया, उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व हो गया था। फोर्थ में आता है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी क्रिएट किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट में, तो सभी लैंग्वेज में से उसको चूज किया जाता है, जैसे कि डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मनी लैंग्वेज के लोग वहाँ पे मेंबर होते हैं। एंड नो मैटर्स वेयर दे लिव, तो वो कहीं पे भी रहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कल्चरल
चीज़ों पे, कल्चरल मैटर पे या फिर जो एजुकेशनल मैटर पे होता है कोई प्रॉब्लम, या फिर लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू होता है, लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम होता है या कन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेते हैं। तो तुम लोग को बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी जो अरेंजमेंट है वो सभी के लिए ठीक से काम किया, क्योंकि बेल्जियम के जो लोग हैं उनको भी शुरू में इस टाइप के अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन ये उनके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आया था, क्योंकि दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया, दूसरा लैंग्वेज के बेस पे उनके जो कंट्री का डिवीजन होने वाला था वो भी रुक गया था। तो ये इसको बोलते हैं बेल्जियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो यहाँ पे एक पिक्चर पे दिखा गया है यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स। तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे वो सभी एक साथ एक यूनियन बनाए थे जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो उसी यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है उसको ब्रुसेल्स में बनवाया गया था बेल्जियम में। तो उसका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो जिसमें लिखा गया है यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स और बेल्जियम। सो इन दो स्टोरी से हम लोग क्या सीखे, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो इसी दो कंट्री के एग्जाम्पल से हम लोग ये सीखे कि दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश है, लेकिन दोनों कंट्री का जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग है। तो बेल्जियम में जो लीडर्स हैं वो ये रियलाइज़ किए कि जो कंट्री का यूनिटी है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो दूसरों के फीलिंग्स या फिर दूसरों के जो इंटरेस्ट है, उनके जो राइट्स है, उनकी जो इच्छा है उसको रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग भाषा को जब वो रेस्पेक्ट करेंगे तभी जाके उनके कंट्री में पीस एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर्स। तो इसी रियलाइजेशन की वजह से उनके बीच में एक म्यूचुअली अरेंजमेंट्स हो पाया जो कि सभी लोग उसको म्यूचुअली एक्सेप्ट कर पाए। जो अरेंजमेंट बेल्जियम में किया गया उसको बोथ डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के पीपुल म्यूचुअली उसको एक्सेप्ट किए, मतलब वो चुपचाप उसको शांति के साथ सहमति दिए उसमें। लेकिन श्रीलंका शोज अस ए कंस्ट्रक्टिंग एग्जाम्पल। तो श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो इससे थोड़ा अपोजिट है, उल्टा है। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग किसी भी कंट्री के ऊपर मेजोरिटी रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके डिमांड्स, उनके राइट्स के बारे में नहीं सोचेंगे और खाली उनके ऊपर डोमिनेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो कंट्री का यूनिटी है वो खतरे में आ सकता है। तो ये था आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायर।